अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं तमाम के तमाम फिगर्स ऑफ स्पीच, जितने भी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम के तमाम एग्जाम्स, इसमें कॉलेज भी आ गया, स्कूल्स भी आ गए, उन तमाम की तमाम टेक्स्ट बुक्स में और आपके जितने भी कोर्स हैं, सिलेबस है, उन सारों में जितने भी टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल होते हैं, पोएटिक डिवाइसेस जो कि पोइट्री, स्टोरी, नॉवेल्स, प्रोज में भी इस्तेमाल होते हैं, वो सारे के सारे इस एक वीडियो में मैं कवर करवाने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट लेते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। The first one is simile. Simile is the figure of speech, dear viewers, in which we compare qualities of two or more objects. एक ऑब्जेक्ट की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा मशहूर होगी, उसी क्वालिटी को हम दूसरे इंसान में या दूसरे ऑब्जेक्ट में देखते हैं जो कि रिजेंबलिंग होगा, तो उनको हम कंपेयर करते हैं यूजिंग द वर्ड एज एंड लाइक। अगर हम उनकी क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे हैं इन दो वर्ड्स का यूज करके, तो समझे हम सिमिली का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, जब हम बात शेर की करते हैं तो शेर किसके लिए फेमस है? ब्रेवरी के लिए। अगर इसी तरह ब्रेवरी किसी और इंसान में पाई जाए, किसी और चीज में पाई जाए, तो हम उस क्वालिटी को शेर के साथ कंपेयर करते हैं यूजिंग द वर्ड एज और लाइक। इसी तरह चीता की क्वालिटी फास्ट रनिंग के साथ मुंसलिक है। और जब बात आती है फॉक्स की, फॉक्स इज वेरी मच क्लेवर एंड शार्प। और जब बात आती है एलिफेंट की, एलिफेंट इज फेमस फॉर बीइंग टू मच थिक और फैटी। सिमिलरली जिराफ इज फेमस फॉर बीइंग द टॉलेस्ट एनिमल। तो डियर व्यूअर्स, इन तमाम की क्वालिटीज अगर हम किसी और ऑब्जेक्ट में देखें और उनको कंपेयर करें, तो समझे हम सिमिली का इस्तेमाल कर रहे हैं अगर वर्ड एज और लाइक का इस्तेमाल हो। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पलीफाई करते हैं, राशिद इज एज फास्ट एज चीता। तो मैं राशिद में भी वो क्वालिटी देख रहा हूं जो कि चीता में है, तो समझो मैं यहाँ पे उन दोनों की रिजेंबलिंग क्वालिटीज को कंपेयर कर रहा हूँ। इसी तरह किसी मोटे से इंसान को मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि हामिद इज एज फिट एज एलिफेंट। तो ये भी क्या है? सिमिली का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये एग्जांपल्स है सिमिली की। दूसरा है हमारे पास मेटाफर। मेटाफर इज आल्सो यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटीज बट डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एज और लाइक। अगर हमारे पास हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी क्वालिटीज मशहूर है या हिस्टोरिकली वो फेमस हैं किसी क्वालिटीज, किसी टाइटल्स के साथ, वही चीज, वही क्वालिटी हम किसी और अपने फ्रेंड में, अपने क्लास फेलो में, अपने कुलीग में देखते हैं, तो हम उनको डायरेक्टली उस बंदे के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी को शायरी बहुत पसंद है और शायरी बहुत अच्छी लिखता है, तो शायरी के लिए कौन मशहूर है? शेक्सपियर है, जॉन मिल्टन है, मिर्जा गालिब है। तो इनके साथ अगर उनकी क्वालिटीज मैच करती हैं, तो मैं कह सकता हूं कि सलमान इज अवर गालिब, रब नवाज इज अवर शेक्सपियर। तो देखें, वो शेक्सपियर तो नहीं है, लेकिन उसकी जो पोइट्री की क्वालिटीज हैं वो मैच करती हैं शेक्सपियर के साथ या गालिब के साथ, या उसका जो टेस्ट है वही क्वालिटी जो कि दूसरे पोइट्स में पाई जाती है, इसमें भी पाई जाती है, रब नवाज में भी। तो मैं उसको डायरेक्टली कह सकता हूँ कि ही इज अवर शेक्सपियर और ही इज अवर गालिब व्हाटसोएवर। अगला है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में अगर वर्ड को डिवाइड करो, पर्सन एंड फिकेशन, आप किसी ह्यूमन बीइंग का, किसी पर्सन की क्वालिटीज जो कि इंसानों में पाई जाती हैं, वो नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स में रिफ्लेक्ट करें, तो वो पर्सनिफिकेशन होती है। फॉर इंस्टेंस, डांसिंग इंसान की क्वालिटी है, स्पीकिंग इंसान की क्वालिटी है, किसी को एंग्रीली देखना इंसान की क्वालिटी है, इसी तरह फाइटिंग इंसान की क्वालिटी है। ये सारी की सारी क्वालिटीज, ये सारे के सारे फीचर्स अगर नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स में रिफ्लेक्ट किए जाएं, तो वो हमारे पास होगा पर्सनिफिकेशन का इस्तेमाल। फॉर इंस्टेंस, मैं कहता हूँ द फ्लावर्स आर डांसिंग, तो ये डांसिंग क्वालिटी फ्लावर्स जो कि नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट है उसमें मेंशन की, तो ये पर्सनिफिकेशन। मैं कहता हूँ द सन इज लुकिंग एट मी एंग्रीली, हालांकि सन तो एंग्रीली देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर सन बहुत ही ज्यादा तपिश वाला है, स्कॉर्चिंग है, इची फील करवा रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि द सन इज टुडे वेरी मच एंग्री। तो यहाँ पे भी मैं जो बीइंग एंग्री इंसानों की क्वालिटी है, वो मैं सन में, नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, तो ये भी पर्सनिफिकेशन का इस्तेमाल है। व्हेन द एयर ब्लोज वेरी फास्ट, मतलब जब विंड चल रही होती है, तो दो दरख्त या चार दरख्त आपस में ऐसे ऐसे बार बार टकरा रहे थे, इट इज अ सिंबल ऑफ व्हाट? फाइटिंग। तो मैं कह सकता हूँ द ट्रीज आर फाइटिंग विद ईच अदर। तो फाइटिंग भी तो इंसान की क्वालिटी है, लेकिन मैं नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट में मेंशन कर रहा हूँ, तो ये भी पर्सनिफिकेशन का इस्तेमाल है। अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया डियर व्यूअर्स, वो तमाम के तमाम वर्ड्स जो कि साउंड्स से बनाए गए, किसी आवाज से बनाए गए, वो आवाज सुन के वो वर्ड वजूद में आया, तो हम उसको ओनोमेटोपिया कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, आपने जब भी हम किसी बटन को टैप करते हैं तो कौन सा साउंड सुनते हैं? क्लिक का साउंड, क्लिक 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 क्लिक।
तो ये क्लिकिंग वर्ड जो है ये आया है इस साउंड के पीछे। इसी तरह कौवे को आप क्रो क्रो करते सुनते हैं तो उसका नाम क्रो इसी साउंड के पीछे रखा गया। इसी तरह जब कोई मक्खी, शहद की मक्खी या मधुमक्खी आपके कान से गुजर जाती है तो बजिंग साउंड आता है। तो ये जो वर्ड बजिंग है ये भी इस साउंड के बाद ही वजूद में आया। इस साउंड के पीछे ये नाम रखा गया बजिंग। अगला है हमारे पास डियर व्यूअर्स सिंबलिज्म। सिंबलिज्म डियर व्यूअर्स हमारे माशरे में कुछ ऐसे सिंबल्स एस्टेब्लिश्ड हैं जो कि खुद में मीनिंगफुल होते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर कोई इंसान किसी को फ्लावर दे रहा होता है तो हम उसको क्या मीनिंग लेते हैं, ही इज प्रोपोजिंग और शी इज प्रोपोजिंग। इसी तरह जब हम सायरन सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या आ रहा होता है, एम्बुलेंस आ रही है और समथिंग इज इन इमरजेंसी। तो यहाँ पे इमरजेंसी का मीनिंग आना हमारे माइंड में, एक्सीडेंट का मीनिंग आना, ये भी क्या है, एक सिंबल है। सायरन एक सिंबल के तौर पे यूज हो रहा है। इसी तरह अगर डार्क कलर्स जो होते हैं वो सैडनेस का जो है सिंबल होते हैं, जैसे कि नाइट है, डार्कनेस है, तो ये सैडनेस का या फिर नेगेटिविटी की रिफ्लेक्शन होती है। और अगर कोई बंदा रेड कलर का है तो रेड कलर लव का भी सिंबल है, लेकिन ये डेंजर का भी सिंबल होता है, या फिर ये ब्लड का भी सिंबल होता है। और बहुत सारे कलर्स भी सिंबॉलिकली यूज होते हैं। अगर ग्रीन कलर है तो प्रॉस्पेरिटी का, खुशहाली का सिंबल है। व्हाइट कलर है तो पीसफुलनेस का। अगला है हमारे पास हाइपरबोले। हाइपरबोले डियर व्यूअर्स एग्जैजरेशन को कहते हैं। एग्जैजरेशन फॉर इंस्टेंस हम डेली रूटीन में भी नोट कर रहे होते हैं कि किसी को आप 2 बार 3 बार या 4 बार कॉल करते हो तो फिर कहते हो आई कॉल्ड यू हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, फिर भी आपने एक भी कॉल नहीं उठाई, मैंने आपको 100 बार कॉल की है। तो ये वाकई 100 बार कॉल नहीं होती, 3-4 बार कॉल होती है, 10 बार होती है लिटरली अगर देखा जाए तो। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, बात को ओवर एम्फेसाइज करने के लिए, ओवर स्ट्रेस करने के लिए क्या करते हैं, हम कहते हैं थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। तो ये क्या होता है, ये हाइपरबोले का इस्तेमाल होता है। अगला है वर्ड आयरनी। आयरनी बहुत इंटरेस्टिंग है डियर व्यूअर्स। जब कभी भी आप जो कहते हो आपका वो मतलब नहीं होता तो वो आयरनी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन ऐसे होगी, व्हाट यू से यू डोंट मीन एंड व्हाट यू मीन यू डोंट से। और ये ह्यूमर के लिए, किसी को मॉक करने के लिए, रिड्यूक्यूल करने के लिए या किसी का मजाक उड़ाने के लिए आयरनी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये एक हिसाब से क्रिटिसिज्म भी होती है। आप किसी गंजे इंसान को देखते हो और आप कहते हो व्हाट अ हेयर स्टाइल, क्या आपके बालों का स्टाइल है। और किसी को आप देखते हो कि बहुत ही ज्यादा अगली है, उसकी जो लुक है वो आपको बर्दाश्त नहीं होती, आप कहते हो व्हाट अ हैंडसम मैन यू आर। तो यहाँ पे भी आप आयरनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कोई बंदा क्रिमिनल है, सिनर है, बहुत ही ज्यादा बुरे काम करता है और आप कहते हो ही इज वेरी इनोसेंट। लेकिन आप जो कह रहे हो आपको भी पता है और सुनने वाले को भी पता है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, इसने मुझे देखा है बहुत बार चोरी करते हुए, ये काम करते हुए, वो काम करते हुए, लेकिन फिर भी कह रहा है ही इज वेरी इनोसेंट। It means that literally he doesn't mean I am innocent. Contextually he means that I am a bad person. अगला हमारे पास है डियर व्यूअर्स ईडीएम। ईडीएम वो तमाम वर्ड्स जो कि आपको लिटरल मीनिंग ना दे, हिडन मीनिंग्स दें। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं अगर आप उनको लिटरली देखें तो कुछ और मीनिंग निकलेगा, लेकिन उनका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है। मैं किसी को कहता हूँ फॉर इंस्टेंस यू आर अ बैड एग। बैड एग, बुरा अंडा, अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए तो। लेकिन इसका कॉन्टेक्चुअल जो एक्चुअल मीनिंग है, इडियोमेटिक मीनिंग है, वो ये है कि आप बुरे इंसान हो। तो अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए तो समथिंग एल्स, लेकिन इसका हिडन मीनिंग, इडियोमेटिक एक्चुअल मीनिंग इज यू आर अ बैड पर्सन। अगला है लाइटेटीज। लाइटेटीज डियर व्यूअर्स एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जब आप अपने जुमले में डबल नेगेटिव्स का इस्तेमाल करते हो। एक वर्ड ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, आप फिर भी नॉट का इस्तेमाल करो। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ यू आर नॉट a bad boy। मेरे कहने का तो मतलब यही होगा ना कि यू आर अ गुड बॉय। तो मैं ये भी कह सकता था, लेकिन मैं बैड जो कि ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, फिर उसके साथ नॉट भी लगा रहा हूँ, यू आर नॉट अ बैड बॉय। तो ये डबल नेगेटिव्स का इस्तेमाल हमारे पास क्या होता है, लाइटेटीज। फिर इसके बाद है हमारे पास ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन डियर व्यूअर्स जब आप दो कंट्रास्टिंग, एब्सोल्युटली कंट्रास्टिंग वर्ड्स को, कंसेप्ट्स को एक साथ लिखो। मैं कहता हूँ डिक्टेटर, ये फोर्सिबल, फोर्स हमारे माइंड में आता है, ऐसा रूलर जो कि फोर्सिबली रूल करता है। फिर मैं मर्सीफुल उसके साथ लगा दूं, मैं कहता हूं ही इज अ मर्सीफुल डिक्टेटर। ये कैसे हो सकता है, डिक्टेटर भी है और मर्सीफुल भी है, इन दोनों का एक साथ लिखना, ये एग्जांपल है ऑक्सीमोरॉन की। और मैं कहता हूं फ्लावर। फ्लावर जब आप सुनते हो तो आपके माइंड में क्या आता है, समथिंग दैट इज ब्यूटीफुल, दैट हैज अ गुड फ्रेग्रेंस। लेकिन मैं कहता हूं आई सा इन अगली फ्लावर, मैंने एक गंदा फूल देखा। तो अगली और फ्लावर को एक साथ लिखना भी ऑक्सीमोरॉन की एग्जांपल है।
फिर इसके बाद हमारे पास है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है डियर व्यूअर्स। सरफेस लेवल पे देखेंगे तो उसका मीनिंग आपको बहुत ही ज्यादा अजीब लगेगा, लेकिन अगर आप उसको डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तब जाके आपको पैराडॉक्स समझ में आएगा। तो आप कह सकते हो समथिंग और द स्टेटमेंट दैट एट द सरफेस लेवल गिव्स द मीनिंग दैट सीम्स टू बी इनसेंसिबल, बट व्हेन वी गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट देन वी एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन। इट हैज अ डीप मीनिंग। जैसे कि मैं कहता हूँ द लेस इज मोर, थोड़ा ही ज्यादा है। यहाँ पे अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो फिर आप लोगों को पता लग जाएगा कि जितना कम होगा ना वो आपके लिए ज्यादा होगा, जितना कम होगा उतना ज्यादा आप खुशहाल रहेंगे। इसी तरह कहा जाता है वॉर इज पीस, जंग ही अमन है। मतलब अगर आप वार करने के लायक नहीं रहेंगे, जंग लड़ने के लायक नहीं होंगे तो कोई भी आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है, तबाह कर सकता है। अगर आप पीसफुल रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको अटैक ना करे, आप हमेशा खुशहाल रहे, तो फिर आपने वार लड़नी पड़ती है, वार के लिए रेडी रहना पड़ता है। तो मतलब वॉर इज पीस इन दैट कॉन्टेक्स्ट, अदरवाइज वॉर इज नॉट अ पीस, इट्स अ सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन। अगला है हमारे पास डियर व्यूअर्स एल्यूजन। एल्यूजन डियर व्यूअर्स एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जब आप अपनी पोइट्री में या राइटिंग में या अपनी स्पीच में किसी हिस्टोरिकल फिगर या किसी हिस्टोरिकल जगह का जिक्र करते हो तो वो आप एल्यूजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे शेक्सपियर का नाम ले लेता हूँ तो मैं किसी हिस्टोरिकल फिगर को यहाँ पे अपनी स्पीच में यूज कर रहा हूँ एज एन एग्जाम्पल, उसको एज अ रेफरेंस इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं एल्यूजन का इस्तेमाल कर रहा हूं। इसी तरह मैं अगर किसी होली बुक का नाम ले लेता हूं, किसी हिस्टोरिकली फेमस बंदे का नाम ले लेता हूं, कायदे आज़म अल्लामा इकबाल, नेल्सन मंडेला या कोई और, ये सारी अगर मैं एज अ रेफरेंसेस अपने वर्क्स में यूज कर रहा हूं, अपनी स्पीच में यूज कर रहा हूं तो मतलब मैं एल्यूजन का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगला हमारे पास है डियर व्यूअर्स एलिगरी। एलिगरी एक ऐसी स्टोरी होती है जो कि सरफेस पे तो आपको कुछ और मीनिंग दे रही होती है, लेकिन उसका जो हिडन मीनिंग होता है, जो सीक्रेट मीनिंग होता है, वही उसका मेजर मीनिंग होता है। अगला है हमारे पास डियर व्यूअर्स एपोस्ट्रोफ। एपोस्ट्रोफ जो हमें ग्रामेटिकली देखा जाए तो एपोस्ट्रोफ का हम इस्तेमाल करते हैं तो वो किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, प्रॉपर्टी शो करने के लिए, लेकिन एज अ फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रोफ का मतलब होता है आप किसी जो चीज प्रेजेंट नहीं है उसके साथ एड्रेस करें। फॉर इंस्टेंस ओ डेथ वेयर आर यू, मौत आप कहाँ हैं। और इसी तरह ग्रेट गॉड, तो ये भी आप क्या कर रहे हो, एक ऐसे बंदे के साथ एड्रेस कर रहे हो जो कि प्रेजेंट नहीं है, एक ऐसी चीज जो कि प्रेजेंट नहीं है उसके साथ एड्रेस करने को अपोस्ट्रोफ कहा जाता है। अगला है हमारे पास यूफेमिज्म। यूफेमिज्म डियर व्यूअर्स कुछ नेगेटिव हार्श वर्ड्स होते हैं, उनको हम लेस हार्श वर्ड्स के साथ रिप्लेस कर देते हैं ताकि इसका जो नेगेटिव मीनिंग है वो ज्यादा सुनने वाले पे इम्पेक्ट ना करे या उसको ज्यादा हर्ट ना करे। जैसे कि किसी का बाप मर जाता है तो हम वर्ड डेथ जो है, डेथ को अवॉइड करके कोई और वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ हिज फादर डाइड, द वर्ड डाइड इज समहाउ वेरी मच हार्श, तो मैं कहूंगा हिज फादर पास्ड अवे। तो पास्ड अवे डाइड की जगह इस्तेमाल करना इज एन एग्जांपल ऑफ यूफेमिज्म। और इसी तरह फॉर इंस्टेंस कोई बंदा बहुत ही ज्यादा अगली है, मैं उसको डायरेक्टली कहता हूँ ही इज एन अगली मैन, तो अगली वर्ड एक हिसाब से हार्श है। मैं कहता हूँ he does not look fair, तो यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा जुमले को चेंज कर दिया ताकि ये थोड़ा सा हार्श ना लगे। तो ये एग्जांपल्स है हमारे पास यूफेमिज्म की। अगला है हमारे पास साइनेक्डोज। साइनेक्डोज डियर व्यूअर्स एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जब आप पार्ट को मेंशन करते हो वो पूरे के पूरे को रिप्रेजेंट करे। मैं कहता हूँ फॉर इंस्टेंस द हैंड दैट वाज राइटिंग, यहाँ पे द हैंड इज इंडिकेटिंग द मैन हु वाज राइटिंग। और इसी तरह मैं कहता हूँ फॉर इंस्टेंस आई सी सो मेनी ग्रीन ब्रांचेस इन द फॉरेस्ट, तो यहाँ पे ब्रांच इंडिकेट कर रहा है ट्रीज को, वुड्स को, तो ये भी क्या है, मैं साइनेक्डोज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इसी तरह मैं कहता हूँ इस्लामाबाद निगोशिएटेड विद वाशिंगटन डीसी, यहाँ पे इस्लामाबाद एक सिटी है लेकिन इसका इंडिकेशन या रिप्रेजेंटेशन पूरे कंट्री की करता है, तो ये इस्लामाबाद एक ब्रांच है पूरे के पूरे कंट्री की। इसी तरह वाशिंगटन में यूज कर रहा हूँ, अमेरिका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ लेकिन इंडिकेशन अमेरिका की तरफ है, तो ये भी क्या कर रहा हूँ, साइनेक्डोज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। साइनेक्डोज के बाद हमारे पास वर्ड है पन। पन कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनके डबल ट्रिपल मीनिंग्स निकलते हैं, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि डबल ट्रिपल मीनिंग्स दें इन ऑर्डर टू क्रिएट ह्यूमर। और अगला है हमारे पास डियर व्यूअर्स एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज द यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेडली एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। हमारे पास कोई ऐसा स्टेटमेंट हो जिनमें बार बार एक ही कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा हो हर वर्ड के स्टार्ट में, तो वो एलिट्रेशन की एग्जांपल होती है। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ अ डाइंग डॉक्टर डील्ड विद अ डाइंग पेशेंट,
देखिए, a dying, da sound at the beginning of dying. Doctor, da sound at the beginning of the word. Dealt, da sound at the beginning of the word. Dying, again da sound at the beginning of the word. तो dear viewers, इस पूरे स्टेटमेंट में डा 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 कॉन्सोनेंट साउंड है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। तो ये हमारे पास एग्जांपल है एलिट्रेशन की। फिर हमारे पास राइम। राइम डियर व्यूअर्स, जो भी पोइट्री होती है उसकी जो लास्ट, हर लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो सिमिलर हो तो उसको हम राइम कहते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूं आया, पाया, खाया, तो यहाँ पे या साउंड रिपीट हो रहा है और सिमिलर साउंड है, इसको हम राइम कहते हैं। फिर है हमारे पास रिदम। रिदम डियर व्यूअर्स, जो पोइट्री होती है या सॉन्ग्स होते हैं उसमें म्यूजिकल क्वालिटी को रिदम कहते हैं। ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि राइम भी पैदा कर रहे होते हैं और जो वजन रखने वाले जो वर्ड्स होते हैं इस तरह के जो कि साउंड या म्यूजिकलिटी फील कराते हैं पोइट्री में, ऐसे वर्ड्स के इस्तेमाल को हम रिदम कहते हैं। फिर हमारे पास रिपीटिशन, और ये भी है कि पोइट्री में बार बार एक ही चीज या एक ही वर्ड को रिपीट किया जाता है ताकि म्यूजिकलिटी पैदा हो, या उसकी रिपीटिशन लाजमी होती है। क्यों? क्योंकि आपने राइम स्कीम मेंटेन करनी होती है। या फिर किसी प्रोज वर्क में, आप ऐसे में या किसी भी चीज में रिपीटिशन का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो रिपीटिशन भी, एक ही वर्ड का बार बार इस्तेमाल करना, एक ही लाइन का बार बार इस्तेमाल करना रिपीटिशन कहलाता है। और फिर हमारे पास है रिफ्रेन। रिफ्रेन डियर व्यूअर्स, ये भी रिपीटिशन है, रिपीटिशन ऑफ लाइंस। फॉर इंस्टेंस आपने सुना होगा ये जो किंग मार्टिन लूथर की फेमस स्पीच है, आई हैव अ ड्रीम, वो इस लाइन को बार बार रिपीट करता है हर 4-5 जुमलों के बाद, फिर ये कहता है आई हैव अ ड्रीम। तो ये क्या है? एग्जांपल ऑफ रिफ्रेन। फिर हमारे पास एनास्ट्रोफ। एनास्ट्रोफ बहुत ही ब्यूटीफुल फिगर ऑफ स्पीच है। जब आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, फॉर इंस्टेंस हम लोग मोस्टली सेंटेंसेस ऐसे बनाते हैं जो कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इस तरह इस स्ट्रक्चर के साथ चल रहे होते हैं। लेकिन जब आप एनास्ट्रोफ सीखते हैं तो फिर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करके आप सब्जेक्ट, वर्ब को इधर उधर शफल कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूं ही डाइव्ड इनटू द रिवर, मैं कहता हूं डाइव्ड ही इनटू द रिवर। तो ये क्या है? मोस्टली जो पोइट्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर को तोड़ मरोड़ के आगे पीछे करके लिखते हैं, इसको कहते हैं एनास्ट्रोफ। फिर है कैसूरा। कैसूरा डियर व्यूअर्स, पंक्चुएशंस का इस्तेमाल करना, पॉजेज के लिए, स्टॉप्स के लिए, ठहरने के लिए पोइट्री में, उनको हम कैसूरा कहते हैं। अगला वर्ड है वोल्टा। वोल्टा डियर व्यूअर्स, आप लोगों ने सुना होगा कि जब सोनेट्स लिखे जाते हैं, 14 लाइन्स पोएम जो होती है, उस सोनेट के पहले 8 लाइन्स जिनको हम ऑक्टेव स्टैंजा कहते हैं, उसके बाद उसमें पूरे के पूरे 8 लाइन्स में शायर जो है बार बार कंप्लेन कर रहा होता है कि ये इशू इस तरह, ये इशू इस तरह। जैसे कि द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में विलियम वर्ड्सवर्थ ये कंप्लेन कर रहा होता है कि इंसान मटेरियलिज्म में बहुत ज्यादा फंस गए हैं, इंसान नेचर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। फिर लास्ट वाले जो सेस्टेट होते हैं, 6 लाइन्स होते हैं, इन 8 लाइन्स के फौरन बाद उसके थॉट्स में शिफ्ट आ जाता है, इस शिफ्ट को वोल्टा कहते हैं। फिर उसके बाद वो कंप्लेन करने की बजाय सॉल्यूशन दे रहा होता है कि काश मैं एक पैगन बनना चाहता हूं और मैं इस दुनिया से दूर जाना चाहता हूं, तो वो उसकी सॉल्यूशन की तरफ जा रहा होता है। तो ये उसकी थॉट में शिफ्ट आने को वोल्टा कहते हैं। फिर हमारे पास फ्री वर्स। फ्री वर्स डियर व्यूअर्स, एक ऐसी पोइट्री होती है जिसमें मीटर का भी इस्तेमाल ना हो, राइम स्कीम का भी इस्तेमाल ना हो, मतलब उसमें आखिरी वर्ड सेम नहीं होंगे और उसमें लाइंस भी बराबर नहीं होंगी, वो आयम्बिक पेंटामीटर को फॉलो नहीं करेंगी। मतलब हर लाइन में 10 सिलेबल्स नहीं होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। एक लाइन में 10 आयम्बिक पेंटामीटर हो सकते हैं, दूसरे में 5 आयम्बिक पेंटामीटर्स हो सकते हैं। तो इस तरह जिनकी लाइंस बराबर ना हो उसको हम फ्री वर्स पोइट्री कहते हैं। फिर है ब्लैंक वर्स पोइट्री। ब्लैंक वर्स जिसमें मीटर तो होगा, आयम्बिक पेंटामीटर्स मतलब 10 सिलेबल्स होंगे, हर लाइन में 10 सिलेबिक वर्ड्स होंगे, लेकिन उसमें राइम स्कीम नहीं होगी, राइमिंग नहीं होगी। लास्ट वाले वर्ड सेम नहीं होंगे लेकिन उसमें वर्ड सिलेबल्स सेम नंबरिंग के होंगे, 10 सिलेबल्स ईच लाइन में होंगे। फिर डियर व्यूअर्स, हमारे पास इमेजरी। जब कभी भी आप किसी पोइट्री को पढ़ रहे हो, किसी लिटरेरी वर्क को पढ़ रहे हो, अगर वो वर्ड्स पढ़ने से आपके माइंड में इमेजेस आ रहे हैं तो मतलब शायर ने या राइटर ने इमेजरी का इस्तेमाल किया है। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ आई वॉज सिटिंग एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन एंड बिलो इट एट द बॉटम ऑफ इट I saw there were so many trees and the birds were also flying at the bottom of this mountain beside those trees। देखिए ये सारी के सारे आपके माइंड में इमेजेस बना रहे हैं।
ट्रीज का इमेज बन सकता है, एक लेक का, झील का भी आपके माइंड में इमेज बन सकता है, माउंटेन्स, एक बंदा टॉप पे बैठा हो, ये भी इमेज बना रहा है। उन वर्ड्स का इस्तेमाल, उन स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल जो कि आपके माइंड में इमेज पैदा करें, तो समझे मैं इमेजरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर हमारे पास टून। टून डियर व्यूअर्स, किसी राइटिंग में, किसी स्पीच में आप किसी को सुन रहे हैं तो देखें वो कोई सैड बात कर रहा है या बहुत ही ज्यादा फनी बातें कर रहा है या फिर हैप्पीनेस पे बेस्ड कोई स्टेटमेंट्स दे रहा है, तो वो उस बोलने वाले का या पोइट का या राइटर का जो एटीट्यूड होता है उसको हम कहते हैं टून। पोइट्री देखें, अगर वो सैड पोइट्री है तो समझें पोइट्स टून इज सैड। तो सैडनेस होना, ट्रेजिक होना, हैप्पी होना, ये टून किसी राइटर या पोइट जो आप वर्क पढ़ रहे हो उसमें आपको जो उसका एटीट्यूड मिल रहा है कि वो सैडफुली इस पोइट्री को लिख रहा है, पछतावे के साथ ये पूरे के पूरे उसने स्टेटमेंट्स लिखे हैं, तो उस एटीट्यूड को, पोइट या राइटर के एटीट्यूड को हम कहते हैं टून। फिर हमारे पास डियर व्यूअर्स एंटीथेसिस। एंटीथेसिस डियर व्यूअर्स ऐसे दो स्टेटमेंट्स जो कि बैलेंस्ड हों और एक दूसरे को कंट्रास्ट करें। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूं टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती करना इंसान का काम है, माफी देना खुदाई काम है। तो देखें दोनों कंट्रास्टिंग है लेकिन बैलेंस्ड भी है। इसी तरह कहा जाता है मैन प्रोपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। इंसान हर चीज सोच रहा होता है, अच्छी करने की कर रहा होता है, लेकिन हाथ किस में होता है, वो चीज होगी या नहीं होगी वो खुदा के हाथ में होता है। फिर हमारे पास डियर व्यूअर्स जक्सटापोजिशन। जक्सटापोजिशन थोड़ा सा एंटीथेसिस के रिलेटेबल है। ऐसी दो चीजें जो कि कंट्रास्टिंग है, आप उसको क्या कर देते हो, कंबाइन कर देते हो या इर्द गिर्द या नजदीक उसको प्लेस कर देते हो। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ अ पुअर मैन वाज स्टैंडिंग बिसाइड अ लग्जूरियस कार। लग्जूरियस कार रिचनेस को इंडिकेट कर रही है, अमीरी को इंडिकेट कर रही है। अ पुअर मैन, वो उसके नजदीक खड़ा था। तो देखिए ये दो पुअर और रिचली चीजें एक साथ या नजदीक खड़ी हुई, तो ये जक्सटापोजिशन की एग्जांपल है। तो डियर व्यूअर्स, ये आपके सारे के सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हर जगह, हर इम्तिहान में आने वाले टर्मिनोलॉजीज थे जो कि आपको हर बार बेनिफिट करेंगी। तो इन तमाम के तमाम टर्मिनोलॉजीज को उम्मीद करता हूँ आप समझ भी गए होंगे और आप इन चीजों को अपने माइंड में बिठाएंगे भी, और हर एग्जाम में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जहां कहीं बैठे आपको ये चीजें जरूर दी जाती हैं। चाहे आप किसी भी बोर्ड, किसी भी प्रोविंस, किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये चीजें सेम ही रहेंगी। तो एक बार इनको मास्टर कर लें, हर एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से काफी फायदा हुआ आपका। दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय।